नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही सामायिक विषय पर जो कि युवाओं में लगातार देखने को मिल रहा है। हम बातचीत करने जा रहे हैं गंजेपन के इलाज के बारे में। क्यों कम हो रहे हैं बाल और क्यों असमयी लोगों को गंजापन देखने में मिल रहा है। हमारे शास्त्रों में केश के बारे में तरह तरह की बातें करी गई हैं। केश जो है शरीर में सुंदरता का एक बहुत ही बड़ा प्रतिमान है। अगर बाल नहीं है तो कई बार वो मैच्योरिटी का प्रतीक तो बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी खटकती है चेहरे के अंदर। इसीलिए हेयर रिस्टोरेशन के लिए आजकल तमाम विज्ञापनों से पेपर भरे रहते हैं। कुछ लोग तो बड़े खुश रहते हैं कि बड़े अच्छे हेयर आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हेयर ट्रांसप्लांट करके ठगा गए। आखिर क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोग के लिए सही ये काम करता है, कुछ लोग के लिए गलत काम करता है? क्या हमने गलत आदमी का चयन कर लिया अपने बाल उगाने के लिए? इन तमाम पेचीदगियों के बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनिल गर्ग साहब से, जो कि इंदौर के अंदर रिजुविनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर कराते हैं। और ऐसे बहुत से वीआईपी और सामान्य जन हैं जिनको इन्होंने हेयर के बारे में आश्वस्त किया है। सबसे बड़ी डिग्री जो होती है इसमें डिप्लोमेट ऑफ अमेरिका की एक डिग्री होती है हेयर रिस्टोरेशन की, वो उन्होंने हासिल करी है। आप फेलो हैं हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी अमेरिका के। आपने योगा के अंदर भी एमए किया है, तो क्या वास्तव में योग या एक्सरसाइज या खान पान भी कई बार हेयर की ग्रोथ को प्रभावित करता है? और क्यों ऐसा होता है कि मेरे पिताजी गंजे थे तो गंजे होना ही मेरी नियति है? क्या इसको टाला भी जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर अनिल गर्ग साहब हैं। अनिल गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले इतने वर्षों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आप पहले प्लास्टिक सर्जरी करते थे, नाक की भी सर्जरी करते थे, दूसरी भी सर्जरी करते थे, लेकिन फिर आपने अपने मेन स्ट्रीम को हेयर ट्रांसप्लांट ही क्यों चुन लिया? क्या वास्तव में बाल्डता की जो प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी है कि आपने सब चीज़ों को छोड़कर उसी को चुन लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं पहले कटे हाथ और उंगलियों को जोड़ता था और उसे सोचता था कि कटे हुए हाथ के यदि हाथ जोड़ देते तो समाज को मैं बहुत बड़ा योगदान दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे नवयुवक मेरे पास आए जो सिर्फ बाल चले जाने के कारण, बाल गिरने के कारण अपना जॉब छोड़ के घर पे बैठ गए थे। वो कहीं लोगों से मिलते नहीं थे और उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी और डिप्रेशन में चले गए। उस बात ने मेरे को प्रमोट किया कि एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल आदमी जो मेरी सोसाइटी और देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, सिर्फ बाल जैसी छोटी सी समस्या के कारण वो घर पर बैठा है, उसने इंस्पायर किया। और फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर रिस्टोरेशन के अंदर अपना ध्यान लगाया और उसके अंदर मैंने डिग्री हासिल की, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर एसोसिएशन सर्जरी। और पिछले 2009 से मैं लगातार सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर सीमा ये सेवाएं देते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला इंटेलेक्चुअल, में देखता हूँ जितने कंप्यूटर के जानकार हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, यंग लड़के जिनका बड़े बड़े पैकेज हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो वो गंजे दिखाई पड़ते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सही कहा आपने। देखिए, बालों का जाना मुख्य कारण आनुवांशिक होता है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज अंडर द इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन फॉल्स, बट देयर आर मैनी अदर एपिजेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। आज हम सभी जानते हैं कि आज का नवयुवक, उसका आचार विचार, रहन सहन, खान पान सभी दूषित है, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। ये प्राय कर देखने में आ रहा है कि जिनके पेरेंट्स के बाल 40 से 50 साल की उम्र पे गए, उनके बाल आज 20 से 25 साल की उम्र पे ही उन बच्चों के बाल जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत कॉमनली कहता हूं कि एक इमारत है जो कमज़ोर बनी हुई है लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है तो लंबा चलती है। लेकिन एक इमारत कमज़ोर बनी हुई है जेनेटिकली और उसका मेंटेनेंस नहीं है, मीन्स पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, जो न्यूट्रिशन है वो हाई पेस्टिसाइड युक्त है, कम है, रॉन्ग हैबिट्स है डाइटरी, इस लो मेंटेनेंस के कारण वो जेनेटिकली कमज़ोर बाल और भी कम समय में गिर रहे हैं। इसलिए आज के नवयुवकों में 20 से 25 साल की उम्र पे बालों का गिरना, गंजापन और सफ़ेद बालों का होना बहुत कॉमन समस्या हो गई है। आज का नवयुवक अपनी प्रसन्नता को कहीं और खोज रहा है, मोबाइल में खोज रहा है, रात भर टीवी देखता है,
मल्टीटास्किंग करता है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, उसे यही नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, और इस दौड़ में कहीं ना कहीं उसके बाल और उसकी खुशियां कहीं ना कहीं खो जाती है। यही कारण है। डॉक्टर साहब नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़ गए हैं, हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको गंजापन की समस्याएं होती हैं तो उनसे कौन सी असावधानी हो जाती है जिसकी वजह से ये समस्या को झेलनी पड़ती है। पुराने जमाने में जिनके बाल नहीं होते थे तो ये कहते हैं कि साबुन पानी तेल बचा, गर्दन मोटी सिर सफा। हाँ जी मिश्रा जी नमस्कार, थैंक्स आपके क्वेश्चन के लिए। बहुत कॉमनली नवयुवकों में मैंने बताया, एक तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है खान पान। आज हमारा खान पान पूर्णतः दूषित है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड है, और जो बाल को हमारी बॉडी जो इंटेलिजेंट है परमपिता परमेश्वर ने बनाई है, बाल चूंकि वेस्टिजियल पार्ट है, जिंदा रहने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए बाल की आवश्यकता नहीं है, और वो सप्लाई सबसे लास्ट में होती है। नाखून को भी सप्लाई होने के बाद यदि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन बचता है तो बालों को सप्लाई होता है, और उतना हमारी डाइट में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 पॉल्यूशन। आज हमें पता है न तो पानी शुद्ध है न हवा शुद्ध है। नंबर 3 स्ट्रेस। आज हमारे विचार भी शुद्ध नहीं है। हम देखते क्या है, सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है मेरे दोस्त। नींद एक दूसरा कारण है। नींद यदि प्रॉपर नहीं होगी तो कुछ हार्मोन्स जो बनते हैं वो नहीं बनते, मेलाटोनिन्स वगैरह, वो एक। फिर पेस्टिसाइड्स के अंदर के अलावा टबैको आती है, हमारी स्मोकिंग आती है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। हम चारों तरफ से जहरीले वातावरण में जी रहे हैं, इसीलिए नवयुवकों के बाल जल्दी जा रहे हैं, और इसके लिए उनको पूर्णतः ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज करना है, प्रसन्न रहना है, कम से कम 6 घंटे सोना है, प्रोटीन, दाल, दूध, दही, गुड़, चना, मूंगफली मैं बहुत कॉमनली बताता हूँ। हर व्यक्ति को गुड़, चना, मूंगफली और स्प्राउट्स लेना चाहिए। प्रोटीन ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन एग ले सकते हैं, और मौसमी फ्रूट्स लेना अत्यधिक आवश्यक है। और नित्य कम से कम 5 मिनट से लेके जितने टाइम आपको सूट होता है, जो एक्सरसाइज सूट होती है वो एक्सरसाइज आपको हर हालत में करनी चाहिए। कहीं ना कहीं गर्ग साहब की बातचीत से ये पता लगता है कि हमारा जो आचार विचार और खान पान में जो परिवर्तन आया है, इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हम उसको सुधारें तो जैसे पुराने ज़माने में हमें गंजे लोग जो है ज़्यादा उम्र में मिलते थे, तो इसमें भी सुधार। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार हमने ये देखा है कि जो लोग समुद्री इलाकों में रहते हैं, जैसे कि जो बंगाल में रह रहे हैं, वहाँ सब बड़े अच्छे केश हैं। जो लोग जैसे कहते हैं ना सी फूड वगैरह खा रहे हैं, उनके केश बहुत अच्छे हैं। तो ये क्षेत्रीयता के आधार पर भी आपके पास तो पूरे देश से और विदेश से भी मरीज़ आते हैं ट्रांसप्लांट कराने। तो ऐसा हमारे भारत देश के कुछ बेल्ट में लोगों के हेयर अच्छे हैं, कुछ जगह गड़बड़ है, ऐसा भी कुछ देखने को आता है? यस, ये बिल्कुल सही कहा। एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक, जो लोग फिश ईटर है, जो सी एनिमल्स को खाते हैं, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिलता है। अनदर थिंग, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, रिलेटिवली लेस पेस्टिसाइड वाली होती है और मोर हैप्पीनेस होती है। इसी तरह से मैं कहूँगा कि आप समुद्र के किनारे न जाके हम हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाइए जी, कोई आदिवासी गंजा नहीं मिलता। मैंने 1000 पेशेंट की स्टडी की गई, उसमें मेरे को एक भी बैगर गंजा नहीं मिला। हमारे पुराने संतों को देखिए, वो गंजे नहीं होते। लेकिन यही कंपनी के सीईओ देखिए, आईआईटीएंस देखिए, सीए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम देते हैं, उनके देखिएगा। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आज के नवयुवकों में है। और जो लोग आदिवासी हैं, खान पान उनका शुद्ध नहीं है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, प्रसन्न है, प्रसन्नतापूर्वक सोते हैं, अभाव का उनको अनुभव ही नहीं है, विचार ही नहीं आता है, जो है पूर्णता में है, तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं है। तो उनके बाल स्वस्थ रहते हैं, मोटे रहते हैं और हरे भरे रहते हैं। गर्ग साहब ने एक स्टडी भी करी है, दर्शकों को मैं बता दूं। उन्होंने जो सीईओ लोग हैं और ये जो साधु संत लोग हैं, क्यों इसमें बाल नहीं जाते हैं, इसकी एक स्टडी भी करी। इसके आधार पे इस कंक्लूजन पर पहुंचे डॉक्टर साहब। लेकिन ये भी देखने के अंदर आता है कई बार कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो विग लगाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अरे साहब सर्जरी कराएंगे
सर्जरी के बारे में आपसे बात करूंगा, तो सर्जरी कराएंगे तो दुनिया भर की चीज़ें होंगी, उसमें ख़तरा भी है। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि साहब बाल ट्रांसप्लांट कराने गए, उनकी डेथ हो गई, किसी को ब्लीडिंग हो गई, किसी को कान के अंदर प्रॉब्लम हो गई, किसी को आँख के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कहा भाई क्यों ना हम विग लगा लें। तो विग और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है, उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट यदि एक ट्रेन स्किल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन द्वारा किया जाता है और सेफ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे, जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होता है, प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हुए किया जाता है, तो एक ये सेफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है और प्रायकर इसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। लेकिन जैसा आपने सत्य बताया कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई है क्योंकि उन लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट अनट्रेंड आदमियों ने किया, ये अनऑथराइज सेंटर्स पे किया गया, ये कोई न कोई उसके अंदर खामी थी, प्रॉपर प्रिकॉशन शायद नहीं लिए गए थे, उसके कारण इस प्रकार का होना शायद संभव हुआ। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है। अब आता है विग वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। देखिएगा, विग जो है आर्टिफिशियल हेयर है। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहाँ पर धूल है, धूप है, गर्मी है, पसीना आता है, और हम जिस एनवायरनमेंट में घूमते हैं, स्पेशली नवयुवक, वो हमेशा दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में विग और चमड़ी के बीच में पसीना आता है, इरिटेशन होता है, तो कई लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक न एक बार किसी पेशेंट को ये जरूर बोलते हैं कि भाई यदि आपको कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हेयर पैच लगाना चाहे, तो आजकल बहुत अच्छे हेयर पैच आते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस लगती है और उससे यंग बॉयज़ उनको अक्सर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली वो आर्टिफिशियल है और उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच का कंपैरिजन मैं कहूँगा संभव नहीं है। लेकिन एक कैटेगरी है जो लोग डरते हैं, जो लोग थोड़े से एल्डरली एज के हैं, जिनका लाइफ स्टाइल एसी रूम में है, कार में घूमते हैं, वो लोग प्लान कर सकते हैं और हम ऐसा ऑप्शन उनको देते भी हैं कि वो जाके एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने हेयर पैच लगा रखा है उनके अनुभव के आधार पर भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब हम तो देखते हैं कई बार लोग तो इतने ज़्यादा गंजे रहते हैं कि उनको तो बाल ही नहीं दिखते सर पे, तो ये कहाँ से लाते हैं आप ये बाल? यस, अब इसके अंदर जो सर के टॉप के बाल टेम्परेरी बाल होते हैं और सर के पीछे के बाल आपने देखा होगा, जितने भी गंजे होते हैं उनके वो बाल नहीं जाते हैं क्योंकि वो परमानेंट होते हैं, उनमें जीन्स नहीं होता है। इसके अलावा दाढ़ी हो गई, चेस्ट है, एब्डोमन है, बाकी बॉडी के पार्ट है, इवन प्यूबिक हेयर का भी हेयर ट्रांसप्लांट में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उन जड़ों पे जीन्स नहीं होता है और जीन्स नहीं होने के कारण वो बाल नहीं झड़ते हैं। तो इन सब डोनर एरिया, इन सबको डोनर एरिया बोलते हैं, वहाँ से हम FUE टेक्निक या FUT टेक्निक से उन जड़ों को, एक एक जड़ को निकालते हैं, यह एक स्ट्रिप लेते हैं, उससे एक एक जड़ को जहाँ पर बाल की आवश्यकता होती है वहाँ रोपित किया जाता है। आजकल नवयुवकों में दाढ़ी मूछे बढ़ाने का भी प्रचलन चला है, तो कई लोगों में जन्मजात दाढ़ी नहीं होती है या कम होती है, तो ऐसे नवयुवक भी आते हैं जो चाहते हैं कि उनकी दाढ़ी घनी कर दी जाए। जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं, उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, बाल खींचते हैं, उसके कारण उनका एलोपिक पैच हो जाता है, तो उनमें भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जो कि सेफ है। तो डॉक्टर साहब, आप अपने लैपटॉप के अंदर लाए हैं कि क्यों चेहरे का जो विन्यास है वो बालों से ही संपूर्ण होता है, और आपने जो बताया कि जगह जगह से बाल निकाल के जगह जगह लगाते हैं, तो ये चित्रों के माध्यम से हमें ज़रा दर्शकों को दिखाइए ताकि थोड़ा उनको पता लगे। देखिए, आपको ये सोचना है कि बाल की अब आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें बाल दिए थे प्रकृति के, वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो ब्यूटी है मैथमेटिक्स में होती है, फेशियल प्रोपोर्शन, इनका चेहरा सुंदर दिखता है क्योंकि 1/3 में है ये, लेकिन गंजेपन में माथा चौड़ा हो जाता है तो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का रोल है कि इस हेयर लाइन को अपनी जगह लगा दे और चेहरे के प्रोपोर्शन को मेंटेन करे। तो हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है फेशियल फ्रेमिंग। जब ये माथा चौड़ा हो जाता है, प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे करके हम फेशियल फ्रेमिंग करते हैं, ऐसा किया जाता है।
अब आप देखिएगा कि इसमें पेशेंट बैठा हुआ है, शून्य किया हुआ है, और ये एक एक जड़ को मशीन के द्वारा निकाला जा रहा है, और इन जड़ों को निकाल के उसी वक्त जहाँ पर बाल चाहिए होते हैं वहाँ भी लगा दिया जाता है। आप देखिए कितनी सुंदर जड़ें हैं, ये अपने आप में एक ऑर्गन है। परमपिता परमेश्वर ने कितनी सुंदर जड़ें दी है जो आपके सुंदर बाल बनाते हैं। ये सिर से लिए गए हैं, ये आपके एब्डोमेन से लिए हैं, ये चेस्ट से लिए गए हैं, और ये बियर्ड से लिए गए हैं, और इन जड़ों को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि आप इसको देखेंगे कि दाढ़ी से इन जड़ों को एक एक जड़ को निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा। कितनी सुंदर जड़ें, और उसी वक्त उन जड़ों को सिर के अंदर जहाँ पर गंजापन है वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा चेस्ट से भी बालों की जड़ों को निकाला जाता है। कई लोगों के ऊपर बाल बिल्कुल नहीं होते, पीछे कम होते, ऐसी स्थिति में हम चेस्ट और एब्डोमेन से भी बालों की जड़ों को आप देख रहे हैं, एक एक जड़ को निकाल करके सिर पे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से, और ये किस तरीके से हम एक एक जड़ को सिर के आगे के हिस्से में जहाँ गंजापन है वहाँ पर डालते हैं, और ये जड़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, इनको बिना छुए डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है जो लोकल एनेस्थीसिया में सेफली पेशेंट से बात करते हुए, पेशेंट उस वक्त पिक्चर देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, कहानी किस्से चलते रहते हैं, टी ब्रेक होता है, कॉफ़ी के लिए जाते हैं, लंच ब्रेक होता है, और दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और शाम तो को डॉक्टर पेशेंट घर साहब चला जाता है। कितनी फसल रोप देते हैं, कितने हजार बाल लगा देते हैं आप? हाँ जी, एक दिन में हम 6, 7, 8 हज़ार बाल लगा देते हैं। 4 से 5 उंगल एरिया को एक दिन में एक पेशेंट को हम कवर करते हैं। कई बार जब ज़्यादा आवश्यकता होती है तो 2 दिन के लिए भी रखा जाता है। नेक्स्ट डे बियर्ड से लिया जाता है, बियर्ड से लेके भी इन जड़ों को लगा दिया जाता है। तो पेशेंट रात को घर जाता है, दूसरे दिन सुबह आता है, फिर बियर्ड से लेके फिर लगा दिया जाता है। और बात करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं हमारे साथ, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग एवरीवन। जी जी। और डॉक्टर साहब को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो महिलाओं में गंजापन है वो ना के बराबर होता है, जबकि वही महिला जो वो मेल को भी जन्म देती है, फीमेल को भी जन्म देती है। पूरा का पूरा जो रहता है 9 मंथ की डिलीवरी में, वो जो मेल जन्म लेता है उसमें गंजेपन की संभावना होती है। तो यह क्या किसी भी तरह का क्या प्रेगनेंसी डिसऑर्डर भी हो सकता है क्या, और इसमें आनुवंशिकी कितना रोल प्ले करती है? यस, बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन है आपके। महिलाओं में गंजापन कम होता है ऐसा नहीं है, वो अपने को दिखता नहीं है। महिलाओं में भी गंजेपन की समस्या ऑलमोस्ट नहीं, बट वो ना के बराबर होता है एक्चुअली। नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा नेग्लिजिबल उसको नजरअंदाज किया जाता है, वो देखने भी नहीं आता। 1-2% जो है, मेजोरिटी ऑलवेज मेक्स द रूल। मेजोरिटी ऑफ द लेडीज है उसमें ना नहीं देखने को मिलता है, और मेल में देखने को मिलता है, जबकि उनमें जो गंजेपन का जन्म देती है। इसका क्या कारण है? आनुवंशिकी कितना रोल प्ले करती है? आनुवंशिक का बहुत ज्यादा रोल है। वो एक आनुवंशिकी का रोल है, तो सबसे पहले उस पीढ़ी में जिसको गंजापन हुआ था उसका क्या कारण था? सर, ये आनुवांशिक है। सबसे पहले पीढ़ी का क्वेश्चन तो ये आएगा कि वो जीन्स कहाँ से चला है। फिर वो क्वेश्चन यदि हम ऊपर जाते जाएंगे तो अंडा और मुर्गी का क्वेश्चन आ जाएगा। ये जीन्स होता है जिसका नाम होता है AR जीन्स, वो मेल और फीमेल दोनों में होता है। और जिन जड़ों पे जीन्स होता है उस पर DHT हार्मोन अटैक करके उसको पतलेपन का संकेत देता है, और ये जीन्स ही मेनली रेस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल में जो गंजापन का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, उनमें आगे की हेयर लाइन इंटैक्ट होती है और टॉप पे होता है, जो प्रायकर मेल उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने बालों को इस प्रकार से कॉम कर लेती है। तो आम आदमी फीमेल का गंजापन नहीं देख पाता। लेकिन हम डॉक्टर लोगों के पास बहुत फीमेल्स आती है एंड दे क्राई ए लॉट, और उनको मेंटल डिस्टर्बेंस मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं कि महिलाएं एक दूसरे को टोकती है, ज़्यादा उनको पीड़ा पहुंचाती कि तुम्हारे बाल कहाँ चले गए। दूसरा, फीमेल अनफॉर्चुनेटली अपने पे खर्चा नहीं करना चाहती, तो अक्सर अपनी पीड़ा वो नहीं बताती है। इसलिए भी महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, हेयर ट्रीटमेंट के लिए कम आती है। लेकिन आज के युग में नवयुवतियों में, इवन स्कूल गोइंग बच्चों के बाल पतले हो रहे हैं और सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से, टॉक्सिन से,
रॉन्ग फूड हैबिट से मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बाल मेरे पतले होना शुरू हुए, मैंने आपसे कंसल्ट किया तो आपको ऐसी दवाइयाँ दे दें, हेयर ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए और उनकी सेहत सुधर जाए? बहुत अच्छा, यही एक सोसाइटी जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूं। मेरे पास 10 साल का डाटा है जिसमें करीब 87 to 88% पेशेंट सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और 12 से 13% पेशेंट जो मैं ओपीडी में देखता हूं उनको हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। जो आपने क्वेश्चन किया बालों का पतलापन, ये प्रथम साइन है। दूसरा है कि पहले बाल हर महीने कटाता था, अब 1.5 महीने पे कटा रहा हूं, ये दूसरा साइन है। तीसरा है ये डीपनिंग हो जाती है जिसे फ्रंटोटेम्पोरल रिसेशन बोलते हैं। यदि उसी वक्त आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, फूड सप्लीमेंट, आपके विटामिन है, उनका करेक्शन करेगा तो न केवल बालों का और पतला होना रुक जाएगा बल्कि आपके पतले बाल वापस मोटा होना शुरू हो जाएंगे। इसे रिवर्सल ऑफ मिनिचराइजेशन कहते हैं। और यही मेरी आज की टॉक का उद्देश्य है। उन नवयुवकों को जिनके बाल पतले हो रहे हैं, जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, वो तुरंत अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को देखें कि वो क्या गलती कर रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हेयर ट्रांसप्लांट आप में कंट्रा इंडिकेटेड है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, उसमें 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक तो वो पेशेंट जो अनफिट है मेडिकली, जैसे इपिलेप्सी के पेशेंट हो गए, ड्रग एडिक्ट्स हो गए, उनमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हैवी स्मोकर है और हैवी टबैको च्यूअर एंड हैवी अल्कोहलिक्स है। ये वो कैटेगरी है जिनमें हम तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, उनको डॉक्टर को भेजते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं, उसके बाद उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिनमें डोनर हेयर पुअर होता है, मीन जहाँ से हमें बालों की जड़ें लेनी है, वो बालों की जड़ों की संख्या कम हो और बहुत पतले और कमज़ोर हो, उनमें भी तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन नहीं लिया जाता है। उनमें कॉज को ढूंढा जाता है, किस कारण से इनके डोनर हेयर पतले हैं, क्या उनको करेक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर डोनर हेयर को वापस एग्जामिन करके हम उनको हेयर तीसरी एक कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। वो अक्सर हमारे पास बहुत सारे फिल्मी हीरो हीरोइनों के फ़ोटो लेके आते हैं। वो कहते हैं मेरी नाक भी ख़राब है, मेरा ये भी ख़राब है, मेरा ये भी ख़राब है, दिन भर मैं कांच में खड़ा रहता हूँ। ऐसे लोगों में मानसिक रूप से परेशानी होती है, इसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है जब तक कि उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक द्वारा ठीक और स्थिर नहीं किया जाता है, तब तक। तो ये 3 मेन कैटेगरी। अब डॉक्टर साहब, जैसे तिरुपति के मंदिर के अंदर जाके लोग बाल देते हैं, कुंटलों बाल से तरह तरह के विग बनते हैं। अब आपने कहा कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल बाल है ही नहीं, तो कुछ ऐसा भी होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट भी दूसरों से ले रहे हैं, तो बाल भी दूसरे के लेके लगा सकते हैं जिसके बाद बहुत सारे बाल हैं? तो इसके 2 आंसर है, यस और नो, दोनों। अच्छा, यस संभव है, जैसे लिवर और किडनी जैसा आपने बताया, लेकिन लिवर और किडनी जीवन के लिए आवश्यक है। जब ट्रांसप्लांट करते हैं लिवर और किडनी को तो बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है जो बहुत महंगी होती है और जीवन के लिए घातक भी हो सकती है और लंबे समय नहीं, पूरी आयु लेनी होती है। लेकिन बाल जैसी समस्या के लिए, बाल जैसी कॉस्मेटिक समस्या के लिए इस प्रकार के इम्यूनोसप्रेसेंट लेना और देना वर्जित है, जो उचित नहीं है। नंबर 2, हेयर हम दूसरे हेयर से ले सकते हैं और ऐसे में जिनमें डोनर हेयर है ही नहीं, उनके ऊपर दूसरे ऑप्शन है कि वो हेयर पैच लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे का हेयर लेके टेक्निकली संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली, इथिकली नहीं किया जाएगा। बहुत ही सही बात बताई और हमने बहुत ही रोचक डिस्कशन किया है ट्रांसप्लांट के ऊपर, जहाँ पर कि हम लोगों को हेयर स्टाइल से पहचानते हैं। कई बार अगर हेयर स्टाइल दिखा दी जाए तो हम बता देते हैं ये आदमी कौन है। तो
तो एक तरीके से हेयर हमारी आइडेंटिटी भी है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आप अपने नेचुरल हेयर्स को ही अपने खान पान और जीवन शैली में परिवर्तित करके रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक पुस्तक भी लिखी है, वो भी हम यहाँ लाए हैं, और ये पुस्तक आखिरी में वो आपको दिखाएंगे, जो नोवाइस हेयर सर्जन्स के लिए है, और ताकि वो जो है सही तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट कर सके और इस तरीके की जो दुश्वारियां हैं ये जो है ना आए, लोग सही तरीके से इसका ज्ञान प्राप्त करें, नए लोग सही तरीके से आएँ, ताकि इस तरीके के मिसहैप जो होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं हुआ और ये चीज़ हमारे काम नहीं आई, इस तरह की घटनाएं ना। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।